बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि नए चीफ़ जस्टिस आफरीदी साहब ने आते ही मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इक़दामात हैं और कुछ आर्डर किए हैं, कुछ इजलास बुलाए हैं। इस वजह से एक अजीब सी खलबली सी है, कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जनाब, कल जो आने वाला हफ्ता है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है और कल भी एक इजलास बुलाया गया है, तो क्या है, क्या होने जा रहा है, कल से सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, मूड क्या है। ख़ास तौर पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है, इस इजलास में क्या होने जा रहा है, क्या होने लगा है, तो ये इस पे बात करेंगे, बहुत ही तफसील से बात करेंगे। वह जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और प्यासों को की प्यास बुझाइए। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप फर्दर डिटेल भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, काजी फ़ायज़ ईसा साहब पहले तुर्की गए, फिर वहाँ से लंदन रवाना हो गए, क्योंकि उनको लंदन की कदीम यूनिवर्सिटियों में, कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में जो 14वीं सदी से आ रही है, और उसका एक मेंबरशिप मिली है, उसके बेंचर मिला है, तो वो बहुत बड़ा एजाज़ है। और ये पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी जज को मिला है। ये वही वाली बात है, व तइज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा। खुदा जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। उसने किसको ज़िल्लत दी, किसको इज़्ज़त दी, ये जो है ना, इन्स ऑफ कोर्ट इनको बोलते हैं। इनमें चार्ज हैं, यानी इंग्लैंड, और ये इन्स ऑफ कोर्ट जो हैं ये कानून के इदारे हैं। यहीं से बैरिस्टर तैयार होते हैं, यहीं से कानून की डिग्रियां मिलती हैं, यहीं से कानून की तरबियत होती है। काजी साहब को ये बेंचर की जो पोस्ट है ये यहाँ पर मिली थी, कोई उनको ऑफ़र हुई थी मिडल टेम्पल में उनको ऑफ़र हुई थी, और मिडल टेम्पल में उनको मई में ऑफ़र हुई थी। चूँकि मई में अभी तक काजी साहब का यहाँ से रिटायर नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ 25 अक्टूबर के बाद, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो उन्होंने इसका इंतज़ार किया है। अब आप ख़ुद सोचिए कि किसी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया, उसके वाइस चांसलर, अपना चांसलर की लिस्ट से, और किसी का बाकायदा 5-6 महीने इंतज़ार किया गया कि आप रिटायर होंगे तो तब आएँ। इसका मतलब है कि इतने ज़रूरी थे। तो ये जो इन्स ऑफ कोर्ट है, इसमें ये जो है ग्रेज इन है, लिंकन्स इन है, इनर टेम्पल है और मिडल टेम्पल है। मिडल टेम्पल में काजी साहब ने ख़ुद भी तालीम हासिल की। काजी साहब के वालिद जो थे उन्होंने भी, ईसा साहब, उन्होंने भी जो पाकिस्तान के बानियों में हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दोस्त थे, उन्होंने भी इसी से तालीम हासिल की थी, मिडल टेम्पल से। और इसमें इन्स ऑफ कोर्ट में लिंकन्स इन भी है, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तालीम हासिल की। और वो फरमाते हैं कि मैं लंदन की यूनिवर्सिटियों में घूम रहा था कि जब मैंने लिंकन्स इन पे गया तो उसकी दीवार पे कोई कानून साज़ों के नाम लिखे हुए थे, और सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। बस इसी बात ने मुझे अट्रैक्ट किया कि सबसे ऊपर कानून दानों की लिस्ट में, जो कानून साज़ों और कानून दानों और कानून को समझने वाले और दस्तूर साज़ों की लिस्ट में जो सबसे ऊपर का नाम था, वो मेरे रसूल, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस वजह से मैंने यही फ़ैसला किया, इधर ही मैंने दाखिला लेना है। तो लिंकन्स इन भी उन्हीं में शामिल है। और काजी साहब जनाब, हम देख रहे थे, आपने भी देखा होगा, वो आम सी एक फ़्लाइट में, वो बिल्कुल जो होती है इकॉनमी, उसी में वो बिल्कुल एक फ़कीर से बंदे, फ़कीर से मिजाज के। ये और बात है कि बहुत सारों को चिढ़ है। तो इसी हवाले से मतलब मैंने एक ट्वीट भी की, वो फैज़ अहमद फैज़ साहब का है ना, कि दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है जैसे
शब गम गुजार के, तो उसको मैंने खसूसी माज़त के साथ फैज़ अहमद फैज़ से मैंने कहा, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है सारे यूथ ये लथाड़ के। खैर आ जाएं अब जनाब, अब एक ख़बर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, आपको उसके इंतज़ार ज़रूर होगा। बड़ी मज़े की ख़बर है ये भाई। 62 अमरीकियों ने, कांग्रेसमैन ने, 62 अमरीकी लॉ मेकर्स ने इमरान खान के हक में ख़त लिखा है जो बाइडन को, वो उससे पहले हमने डिस्कस भी किया था। अब जनाब माशाअल्लाह उनकी तफसील आ गई है कि जो 62 कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने ख़त लिखा, उनमें से 9 कट्टर यहूदी हैं, नस्ल परस्त हैं, 29 इसराइल के खुलम खुला हिमायतियों में शुमार होते हैं, 13 मेंबरान मुख्तलिफ मौके पर भारत की जानिब से अपनी खुली हमदर्दियों का इजहार कर चुके हैं, 21 पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जबकि 2 अपनी तकरीरों में कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे चुके हैं। अब पूरी उसकी तफसील आ गई है, ठीक हो गया ना। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि मजमूई तौर पर ये जो 62 थे या 60 थे, इनमें जो 50 हैं वो हम जिन्स परस्त हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे, इन्ना लीला पढ़ेंगे, LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेश्चनिंग या क्वियर। अब आप हालत देखें, ये 50 लोग हम जिन्स परस्त हैं। ये लोग हम जिन्स परस्त, इसराइल परस्त, भारत नवाज, इसराइल नवाज, पाकिस्तान मुखालिफ, कट्टर यहूदी, नस्ल परस्त, इन लोगों ने इमरान खान के हक़ में ख़त लिखा है, ये हमारा बंदा है। कोई इसके बाद तबसरे की ज़रूरत है नहीं ना। अब आ जाइए कल क्या होने लगा है, ठीक है, कल क्या मामला क्या है और कल क्या होने लगा है। अपना जस्टिस आफरीदी साहब नए चीफ जस्टिस बने। अच्छा, मैं यूथियों की फहम व फरासत पे कुर्बान जाऊं। कुछ यूथ ये कह रहे हैं, देखना चीफ जस्टिस साहब इस अमेंडमेंट को उड़ा देंगे। अगर चीफ जस्टिस साहब इस अमेंडमेंट को उड़ाएंगे पहली बात तो ये है कि कौन लेजिस्लेशन को उड़ा सकता है या उड़ाता है। दूसरी बात यह है, अगर चीफ जस्टिस साहब ने अमेंडमेंट को उड़ाना है, वो तो खुद अपना ओहदा भी उड़ा देंगे, क्योंकि इसी अमेंडमेंट के तहत तो चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है ना। मतलब मैं कहता हूँ ना, कोई शऊर चाहिए ना, कोई सवाल के लिए या सवाल के जवाब के लिए या क्रिटिकल एनालिसिस के लिए अक्ल चाहिए। अक्ल होती किधर है? अपर चैम्बर में। यूथियों का अपर चैम्बर वैसे ही फारिग हो, चाहे वो रेडी वाला है चाहे वो PhD है, वो बराबर का ही जाहिल होगा, ठीक है ना। अब हर किसी ने, हर कोई और हक होता है, जब कभी भी कोई प्रोफेशनलिज्म आए, कोई अहम मोड़ आए, वो अगर किसी से भी मशवरा ना करे तो अपनी फैमिली से ज़रूर मशवरा करता है ना, ठीक है ना, भले कुछ कोई भी हो, ठीक है। और मशवरा वैसे भी सुन्नत है, हाँ समझ आ गई ना आपको। तो मशवरा तो अंबिया भी किया करते थे, ऐसी बात नहीं है, और मशवरा वैसे भी सुन्नत है। हमें तो इस्लाम की तालीमात यही हैं। और वो किसी से भी न, चंद उसके करीबी दोस्त होते हैं जो बहुत ही रिश्तेदार होते हैं करीबी, जो बहुत अपने, और कुछ भी ना हो तो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और कुछ भी ना हो अपनी मिसेज होती हैं, बच्चे होते हैं, वालदैन होते हैं, उनसे वो मशवरा ज़रूर करते हैं, यार भाई क्या करना चाहिए। एक क्रिटिकल मोड़ आया है, जस्टिस आफरीदी साहब के को 5-5.5 बरस रह गए थे, ठीक है। अब उन्होंने 3 बरस वाली पोस्ट कबूल की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ज़ाहिर है बहुत बड़ा एजाज़ होता है, बहुत बड़ी पोस्ट है, आइनी पोस्ट है, और उन्होंने वो पोस्ट कबूल की। क्या उनको नहीं पता था मेरे 5-5.5 साल रहते हैं यार, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में बजाय 5-5.5 या 6 साल रहने की बजाय मैं आधा टेन्योर कबूल कर रहा हूँ, तो मशवरा किया होगा ना, अपनी मिसेस से भी किया होगा, बाकियों से भी किया होगा, अपने एतमाद के दोस्तों से, शायद हो सकता है उनमें कुछ वकला भी हों, सोच विचार भी की होगी। वो खुद एक बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, बहुत बड़े जज हैं, उनको खुद भी पता होगा, सारे प्रॉस एंड कॉन्स निटी ग्रिटी देखा होगा, ठीक। तो अब उसके बावजूद भी उन्होंने कबूल किया। ये और बात है कि ये वाला मशवरा नहीं कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा अपनी बीवी से कि हमने तुम्हारे लीडर का काम कर दिया है। मैं कहता हूँ यकीन कीजिए, ये फ़खर दुरानी साहब ने ये जो बात की है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह जानता है इससे पहले कुछ भी हो, मंसूर अली शाह साहब की एक इज़्ज़त थी दिल में, मेरे दिल में तो सारी इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। यकीन कीजिए कि वो ख़त्म। ये बात सुन के या तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए,
या तो फ़खर दुरानी साहब को उनको बुला लेना चाहिए कि जी ये किस तरह की बात आपने की है और किस तरह से, और अगर वाकई उनका इसी तरह का मैसेज पकड़ा गया और फ़खर दुरानी साहब बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो कोई यूथियों को तरह अकल से फारिग तो हैं नहीं, उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, और फिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्यूनी जज के बारे में, सीनियर तरीन जज के बारे में आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बीवी को मैसेज किया जब ये रिज़र्व सीटों वाला आया फैसला कि हमने आपके लीडर का काम कर दिया है। अब मैं कहता हूँ इन्ना लीला पढ़ लेना चाहिए ऐसी जजी पर, ठीक हो गया ना, ऐसे निज़ाम इंसाफ पर और ऐसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज पर इन्ना लिल्ला उनकी फ़हम फरासत पर और वो सारा कुछ उनकी ईमानदारी पर पढ़ लेना चाहिए कि जो बीवी को मैसेज कर रहा है कि हमने आपके लीडर इमरान खान का काम कर दिया है। तो मैं सीधी सी बात है, मैं तो बिल्कुल फ़कीर सा बंदा हूँ, मैं तो बिल्कुल लगी लिपटी रखे बगैर कहता हूँ, किसी के दिल में इज़्ज़त होती है और वो कुछ एक ही काम से वो ख़राब हो जाती है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने क्या किया, कल कुछ अहम आते ही उन्होंने इक़दाम किए। एक तो मैंने उस पर बात भी की थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी थी उसमें उन्होंने 2 सीनियर मोस्ट यानी मंसूर अली शाह साहब और दोबारा मुनीब अख्तर साहब को शामिल कर लिया, ठीक, अच्छा। उसके बाद जनाब उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस भी बुला लिया 28 को, कल है ना, ठीक, अच्छा, फुल कोर्ट रेफरेंस भी बुला लिया। उन्होंने तमाम कोर्ट्स में लाइव स्ट्रीमिंग भी कर दी। ये भी मैं समझता हूँ कि काजी फ़ायद ईसा साहब को जाता है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही कोई नहीं था भाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई कैसे होती है, जजेस बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, सवालात कैसे होते हैं, वकीलों की क्या काबिलियत होती है, किस तरीके के आर्गूमेंट्स होते हैं। लाइव ख़ुद इमरान खान साहब का अपना मुतअद्दिद चीज़ों में मुतालबा रहा है कि जी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज़ किया। अब वो चीज़ जो अगर अच्छी थी तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस ने उन्हें तमाम कोर्ट्स में, वो तो लाइव स्ट्रीमिंग होती थी ना कोर्ट रूम नंबर 1 में और अहम केसेस की, अब उन्होंने कहा है कि तमाम के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग का बंदोबस्त किया जाए, और इसका उन्होंने गालिबन जस्टिस मज़हर साहब को, मोहम्मद अली मज़हर साहब को उन्होंने इसका असाइन किया है टास्क कि आप जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग का अरेंजमेंट करें तमाम कोर्स में। हाँ, कोई प्राइवेसी हो, कोई ख़ातून हो, कोई अपना इस लाइव स्ट्रीमिंग को ना चाहती हो, यानी लाइव स्ट्रीमिंग होगी विद फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक, अच्छा। अब ये भी जाता है उनको क्रेडिट। इसी तरीके से फुल कोर्ट रेफरेंस भी बुला लिया, और सबसे जो बड़ी बात है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 को बुला लिया, ठीक है। उससे पहले 7 को उन्होंने ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस हैं ना, इनको भी पूरी डिटेल के साथ बुला लिया कि अपना सब कुछ डिटेल भी ले आएँ, इनकी मीटिंग भी बुला ली। तो बहुत आते ही बहुत 4, 5, 6 जो है ना मुतअद्दिद इंतज़ामी ये जो फ़ैसले किए हैं और हुक्म सादर किए हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे कि ये क्या है। अब ये लाइव स्ट्रीमिंग वाली तो हो गई। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो है, अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ क्योंकि इस पर अभी तक ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस जारी है। उस ऑर्डिनेंस में ये था कि एक तो इस कमेटी में चीफ़ जस्टिस होंगे, एक सीनियर मोस्ट जज होंगे जैसे मंसूर अली शाह साहब, और एक वो जज होंगे जिनको खुद चीफ जस्टिस चाहेंगे, ठीक। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब यार्डनेस के होते हुए तो क्यों ऐसा किया, इसलिए किया कि तीसरे का यही है कि जिसको चीफ जस्टिस चाहेंगे उसी को लगा देंगे उस कमेटी में। अब पिछले चीफ जस्टिस ने चाहा था कि वो अमीनुद्दीन खान साहब को लगा दिया, अब ये चीफ जस्टिस चाह रहे हैं कि वो मुनीब अख्तर साहब को लगा दें, तो कोई ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, ठीक हो गया। जिसको चीफ जस्टिस चाहेंगे उसको लगा देंगे। इस चीफ जस्टिस ने चाहा कि मुनीब अख्तर साहब को। अब उसके बाद इस कमेटी को तो मानते ही नहीं थे मंसूर अली शाह साहब। आप देखते हैं कि इस कमेटी में वो आते हैं या नहीं आते। कुछ लोग यही कह रहे थे कि चूँकि मंसूर अली शाह साहब नहीं आए थे इस वजह से उनको ज़िद थी कि मुनीब अख्तर साहब के वो आएँ तब मैं आऊँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको ज़िद ही काजी फ़ायद ईसा साहब से थी, इस वजह से उन्होंने ख़त भी बड़े लिखे और इधर उधर। मतलब यहाँ से आपका पता चलता है कि आप इक़्तिदार के माज़त के साथ मुबैना तौर पर कितने भूखे हैं।
यहाँ से आपका पता चलता है, यहाँ से इक़्तिदार बहुत सारों के किरदार को बेनकाब करता है। ये बात ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हज़रत अली का कौल है। उन्होंने फरमाया कि ये जो इक़्तिदार होता है ना, ये इक़्तिदार और अख्तियार मिलने से लोग बेनकाब होते हैं। ये नहीं है कि लोग वो बहुत सारों को ये ख्याल होता है ना कि लोग सामने आ जाते हैं, लोग अपने उनका पहले से ही किरदार वही होता है, सिर्फ बेनकाब होते हैं। वो इक़्तिदार या अख्तियार मिलने से उनका कोई नया पहलू नहीं सामने आता, उनके पहले वाले पहलू सारे सामने आते हैं, वो बेनकाब होते हैं। ठीक हो गया ना। तो वो इक़्तिदार का या अख्तियार की एक ऐसी चीज़ है कि लोगों के किरदार को बेनकाब करता है ये। अब उसके बाद जनाब वो बैठेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन अब मसला ये है कि आइनी बेंच भी तो बनना है, उसके लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी तो होना है। अभी हुकूमत कह रही है कि जजेस की तादाद भी बढ़नी है, और जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब जो बेंच बनेगा उसमें जो 4-5 जजेस निकल जाएंगे वहाँ, तो वो तो आइनी बेंच का हिस्सा बन जाएंगे। मसलन अमीरुद्दीन खान साहब, मसलन जस्टिस अफ़गान साहब, जस्टिस और भी बहुत सारे, मसलन मसरत हिलाली साहबा, बहुत सारे और भी जस्टिस हैं। तो कोई 4-5 जस्टिस जो है ना वहाँ पे चीफ जस्टिस वो अपना वहाँ पे उनका एक हेड भी होगा, और वो 4-5 उधर लग जाएंगे। तो अब जो बाकी हैं उनकी तादाद भी हुकूमत ने बढ़ानी है, और वो सिंपल मेजॉरिटी से बढ़ती होती है, और वो तादाद उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए। ठीक हो गया ना। तो अब जाहिर है कि जब कभी फुल कोर्ट बने तो आपका क्या ख्याल है, क्या मामला है फिर तादाद, जब वो अपने हिसाब से, और जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? अब जजेस को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब वो उनका बस इजलास होने लगा है तो जजेस को अपॉइंट वो करेंगे, और फिर वो जजेस, पहले तो ये था ना कि इफ्तिखार चौधरी गए, वो अगले 10-15 सालों की प्लानिंग करके गए, फलां को जज इधर लगा दो, फलां को इधर लगा दो, पूरी की पूरी हाई कोर्ट्स को भर के गए, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट जिन जजों को करना था वो करके गए, और इसी तरीके से अपनी मर्जी से जिसको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का लगाना है, जिसका ये लगाना है, अगले 15 साल की प्लानिंग। इसी तरह से साकिब नासूर गए, वो अगले 10-15 साल की प्लानिंग करके गए कि जो काले भोंड हो उनको ख़ास तौर पे लगाना है, और यहाँ पे लगा के अपने मकासद पूरे करने हैं, हम बाहर भी बैठे हों तो हमें छेड़ कोई न सके। इसी तरीके से वो करते रहे हैं। अब वो वाली सूरत हाल ख़त्म हो रही है, और जाहिर है कुछ अरसा तो लगेगा इसको, लेकिन अब जो न्यू अपॉइंटमेंट्स होंगी, अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो न्यू अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जजेस की तादाद भी बढ़ेगी, उसके साथ 27वीं आइनी तरमीम भी आएगी। जब वो आई, जब इस आइनी तरमीम को किसी ने कुछ नहीं किया तो 27वीं आइनी तरमीम भी हो सकता है कि वो भी आएगी, और उसको क्यों कौन करे, उसको उसी पार्लियामेंट ने करना है। अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो फिर वो मिलिट्री कोर्ट्स भी करेंगे और बाकी भी चीज़ें चेंजेस करेंगे। अब वो चाहे आइनी अदालत अलग से बना लें या चाहे वो आइनी बेंच अलग से बना लें, वो कुछ भी बना लें, लेकिन वो होगा तो सही उसी तरीके से। आइनी बेंच तो बन गया है, तो चाहे वो इसको कोई कहीं इसमें भी चेंजेस करें, या कहीं वो फिर जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स, और मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा कुछ और भी चेंजेस हों तो वो तो आएगी, ये बात तो नहीं है। अब मसला क्या है, मैं पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे बात करूंगा। ये इजलास क्यों बुलाया गया है जो 8 को बुलाया गया है? एक इजलास तो जो दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस हैं उनको भी बुलाया गया, उनको पूरी तफसील के साथ अपनी पूरी तफसीलात ले आएँ, डिटेल्ड सारा कुछ फाइल्स लिए, क्या क्या केसेस के बारे में ब्रीफ करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। वो 7 को है, और गालिबन 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 मेंबरान हैं, एक चीफ जस्टिस साहब खुद हैं, दूसरे 2 सीनियर मोस्ट जजेस यानी कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, तीसरे एक आमिर फारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ठीक हो गया, ये 5 लोग होंगे। और अभी जो है ना कुछ और चीज़ें भी इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ चीज़ें थी जो इसकी फर्दर डिटेल में वो आपके साथ कभी डिस्कस भी करेंगे।
अच्छा, ये अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो 8 जजेस का इजलास हुआ था और वो ख़त लिखा गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था और उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक देखा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ के ख़िलाफ़ और जजेस के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी और बाकियों के ख़िलाफ़ भी कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहुत सारे रेफरेंस पड़े हैं, रेफरेंस और भी बड़े पेंडिंग हैं। तो क्या फौरी तौर पे उन 6 जजेस पे कोई कार्रवाई होने लगी है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फौरी तौर पे हो, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास इसलिए बुलाया गया कि अब जाहिर है उन जो केसेस पेंडिंग हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे पहले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब नहीं थे, अब वो चीफ जस्टिस हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, इस वजह से उनको हेड भी कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने पूरे वहाँ केसेस का वो भी एक मुआयना करना है और पता करना है कि उसमें क्या क्या पड़ा है। सेक्रेटरी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगा, ये जो ऑफिशियल्स होंगे, वो उनको एक ब्रीफ भी करेंगे कि सर ये वाले केसेस हैं, ये इस तरह से है। उन्होंने गालिबन एक अंदिया भी दिया था कि जो उस खत लिखा गया है उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक देखा जाए। तो ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस उनके लिए ये हैं, अब मामला ये है, मसला ये है, उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस भी कल बुलाया हुआ है, तो मैं नहीं समझता वो एक खैर सगाली का पैगाम है और वो एक इस तरह से कि नए चीफ जस्टिस आए हैं तो उन्होंने ज़ाहिर है सारी चीज़ों को, अपने एक इंतज़ामी उमूर भी होते हैं और सारी चीज़ें, और फिर उनको उनसे ज़्यादा किसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी तकसीम है। ये मैं समझता हूँ उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस में जो तकसीम है, 5-6 जजेस कादी फ़ायद ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए, इशाइये में नहीं आए, ठीक हो गया, और बाद में वो उनमें से कुछ वहाँ आए जस्टिस याह्या अफरीदी के उसमें हल्फ बर्दारी में। तो खैर तकसीम तो वाज़ेह है, उनको ये भी एहसास है कि अगर इसी तरीके से मैं कानून और आइन पर चलते हुए इस तरीके से वो करूं तो फिर कल को यही यूथी होंगे जो मुझे भी गालियां देना शुरू कर देंगे। उनको इस चीज़ का भी एहसास है, पूरा एहसास है। या अभी क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने आज एक ट्वीट की कि एक एसपी जो है ना फारिग हो गया, चीफ जस्टिस साहब ने आते ही एसपी को फारिग कर दिया है। एसपी सिक्योरिटी, जो सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी जिनके ज़िम्मे थी, वो एसपी साहब फारिग हो गए। और वो हुए क्यों? एक यूथिया यूट्यूबर आया और उसने जनाब मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ रहे थे याह्या अफरीदी साहब, तो याह्या अफरीदी साहब जो है ना उनकी वो उन्होंने फ़ोटो बना ली और फिर वो चले गए। तो जब वो पूछा कि एसपी सिक्योरिटी किधर हैं, तो उन्होंने कहा जी वो किसी काम से गए हुए हैं। उनको बुलाया, उनको तो फारिग कर दिया, उनको कहा इनका ट्रांसफ़र करें। नए एसपी सिक्योरिटी आए हैं, कियानी साहब कोई हैं, ये क़य्यूम सिद्दीकी साहब कह रहे थे। और माशाअल्लाह मैं कहा, और हमें बताया गया कि जब ये वो भी गालिबन क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी बता रहे थे कि जब ये फुल कोर्ट रेफरेंस आ रहा था उस वक्त वो नामज़द चीफ जस्टिस थे, तो वो जब आ रहे थे और उनसे इत्तफाक से एक वकील साहब मिले और उन्होंने कहा कि जी मैंने आपको ट्विटर पर मुबारकबाद दी है। वो ट्विटर पे उनका एक जाली अकाउंट कल परसों तरसों से चल रहा था, जब से वो नामज़द हुए, तो वो इसी तरह से, ये पुरानी आदत है लोगों की, तो उनके नाम से जाली अकाउंट, तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि ये उनका असली है या जाली है। तो उन्होंने जेब से आम फ़ोन एक निकाला जो कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, जो कि एक आम फ़ोन था, वो निकाला और कहा कि जी मैं तो कोई ट्विटर पे नहीं, ना कोई फेसबुक, ना किसी, मेरे पास तो ये आम सा फ़ोन है, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। तो खैर वो बहुत सारे यूट्यूबर्स की अब जो है ना छुट्टी हो जाएगी, जो झूठ बोलते थे कि वो ये कर दिया और वो कर दिया। खैर लेकिन झूठ उनको वो वैसे भी बोलेंगे। तो खैर इससे उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब अंदर भी बहुत सारे मुबैना तौर पर काले भोंड हैं। काले भोंड से मुराद जो कि मुबैना तौर पर यूथी हैं, जो मुबैना तौर पर इमरानडू हैं, ठीक हो गया ना, उनसे भी मुसीबत है कि उनसे भी उनको निमटना है, बड़े एहतियात के साथ निमटना है। अब जो बंदे अपनी बीवी को मैसेज करके कह रहे हैं मुबैना तौर पे कि हमने आपके लीडर का काम कर दिया है, अब ऐसे लोग भी बैठे हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में, तो अब ऐसे लोगों का किस तरीके से उनको डील करना है, ये भी चीफ जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यूथिये तो यही चाहेंगे कि जो हम कहें ये वही करते जाएं। यूथियों का तो काम यही है कि उन्होंने प्रेशराइज करना है आने वाले चीफ जस्टिस को भी,
आने वाले आर्मी चीफ को भी, हर नए आने वाले वो, हालांकि खुद उन्होंने लगाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन फिर उसके बाद उनके साथ बिगड़ गई। तो जो बंदा भी इस तरीके से, और तो और जस्टिस बंदियाल के साथ भी आखिर पे यूथियों की बिगड़ गई थी, उनको भी वो गालियां देने, और शहबाज गाली और सारे उनको भी गालियां देने शुरू हो गए थे। तो मकसद कहने का ये है कि जो भी हो उनको उसी, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है नए चीफ जस्टिस के लिए वो यही है कि ऐसे लोगों को डील कैसे करना है। इनको किस, अब इनको वो ये तो हो नहीं सकता कि हर बात पे अपीज करें, इनको डील कैसे करना है, इन चीज़ों से, इन चैलेंजेस से निमटना कैसे है, वो ये सबसे बड़ी, क्योंकि जो खराबियां हो चुकी हैं, जो मसाइल हो चुके हैं, जो मुसीबतें हो चुकी हैं, अब यहाँ तक कि नसीम ज़ारा साहबा जैसी जर्नलिस्ट वो ये कहें कि जो जजेस कॉलोनी है, वाक के दौरान 2 जजेस में हाथापाई होते होते रह गई, किसी ने छड़ी उठा ली तो किसी, तो यहाँ जब हालात मुबैना तौर पे यहाँ तक पहुँच चुके हों तो फिर आपको पता है फिर क्या होने जा रहा होता है। और ऐसे हालात में जो नया चीफ जस्टिस आए तो उसको इंसाफ की फराहमी से ज़्यादा यहाँ पर जो मुबैना तौर पे मैं समझता हूँ माज़रत के साथ जो कबाड़ खाना बना हुआ है, इस पहले कबाड़ खाने को ठीक करना पड़ेगा, इंसाफ बाद में होना पड़ेगा। ठीक हो गया ना। ये कानून और आइन की बात पहले बाद में करनी पड़ेगी। पहले ये जो गड़बड़ हुई है उस हवाले, क्योंकि एक चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है ना, एक चीज़ को ऐसे प्रायोरिटाइज, खुदा न खास्ता घर की दीवारें गिरी हुई हों तो वहाँ पे पहले उन दीवारों को बुलंद किया जाता है, उनको उन दीवारों को खड़ा किया जाता है, बाद में उनमें बैठ के कोई फैसला किया जाता है। यहाँ तो बड़ी मुसीबत हुई है ना। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो इनको वो कैसे बेंच बनाएं। अच्छा, फिर वो बेंच बनाएं तो फिर उन्होंने एक कानून के मुताबिक भी चलना है, इंसाफ के मुताबिक भी चलना है। अब ये भी ना हो कि बंदियाल साहब की तरह उनके फैसलों पे फिर अमल दरामद ना हो, ये भी ना हो कि वो बेंचेस बनाएं अहम केसेस में और वो बेंचेस इंसाफ देने की बजाय तहरीक इंसाफ को खुश करने लग जाएं। अब उनके लिए ये प्रॉब्लम तो फिर चीफ जस्टिस के लिए होगी और ये बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। अब इसी तरह से जजेस की तादाद भी बढ़ रही है, उसमें फुल कोर्ट बने तो ताकि जो मुबैना तौर पर यूथिए हैं वो उस पर हावी ना हो, और साथ ही अगर जो बाकी बेंचेस हैं, अब ये भी बड़ी मुसीबत है कि चीफ जस्टिस साहब वो साकिब नासूर और बंदियाल की तरह इसी तरीके से करते रहें कि जनाब इस हवाले, हम तो बहुत ही एहतराम के साथ कहते हैं। ये पिछले कुछ दिनों से हामिद खान साहब तो बाकायदा टीवी प्रोग्रामों में बैठ के सबका चीफ जस्टिस को, उस वक़्त वो चीफ जस्टिस थे, उनको तो गालियां देते रहे हैं, नंगी गालियां। तो अब एक ये भी बड़ा मसला है कि जब आपका ये तौहीन अदालत के कहीं कानून लगें तो फिर तौहीन अदालत के कानून को गरीब बंदों के लिए ना हों, फिर ये ऐसे बंदों को भी तौहीन अदालत लगनी चाहिए। ये इसी तरीके से है कि ये ऐसा ना हो कि भाई ये ऐसे बंदों के भी जो कि यहाँ पर जिस तरीके से जो लोग कातिल और गाटा काटने वाले और ये पता नहीं कौन कौन मुतासिब और तासुब से भरे, और उनको किसी ने, रऊफ़ हसन साहब को किसी ने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया, किसी ने यहाँ पर आज़म सवाती को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया। कितनी दफ़ा बेशर्म कह चुका है इमरान खान इन लोगों को, तौहीन अदालत का कोई नोटिस नहीं। हामिद खान ने नंगी गालियाँ दी, बदतमीज़ कहा, हामिद खान ने बकवास करने वाला कहा, पता नहीं क्या क्या बकता रहा, और वो उसको किसी ने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंजेस ऐसे हैं कि ये जो सोशल मीडिया जितना बिगड़ चुका है ना, तो जिस तरीके से ये जैसा अब उनका प्रोपेगेंडा और प्लांटेड एजेंडा, अब इस प्लांटेड एजेंडा और प्रोपेगेंडा का भी इलाज करना पड़ेगा। अब उनका भी इलाज करना पड़ेगा कि जो बीवियों को मैसेज करके कहते हैं कि हमने आपके लीडर का काम कर दिया है, अब उनका भी इलाज करना पड़ेगा। जो हाय राफिया करके बोलती हैं, उनका भी इलाज, अब इन चैप्टर्स को भी वंस एंड फॉर ऑल बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज ये फिर आपको पता है कि वही सिलसिला होगा जो पिछले चीफ जस्टिस के साथ हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे चलते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।